नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निमान कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कई योजनाओं के लाभार्थियों और श्रमिकों के खाते में डीबीटी के जरिए 12 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हस्तांतरित की है। उन्होंने राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का भी शुभारंभ किया है, जिसमें श्रमिकों को योजनाओं से संबंधित जानकारी, पंजीकरण और अन्य सेवाएं सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। कालाढूंगी के कोटाभाग में घोड़ा लाइब्रेरी के तत्वाधान में 2 दिवसीय पहाड़ पछयान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहाड़ पछयान महोत्सव का आयोजन हम लोग पहाड़ के बच्चों के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए कर रहे हैं। कोटाबाग विकासखंड में इस बार घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयान महोत्सव के दौरान समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी हमारे बीच मौजूद होंगे। और सबसे बड़ा एक हमारे सौभाग्य की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयान महोत्सव के दौरान ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मन की बात के संस्करण को भी यहाँ बैठ के हमारे बीच सुनेंगे। तो हमारे बहुत सौभाग्य का विषय है कि पूरे उत्तराखंड लोगों का ये कार्यक्रम होने वाला है। और मैं सभी क्षेत्रीय जनता से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में शिरकत करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री को एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद को जरूर सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी कोटाबाग को कई सारी सौगातें दी हैं और कोटाबाग वाकई में मुख्यमंत्री जी के दिल में है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर विगत कुछ समय में कई सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जैसे इसमें से सबसे प्रमुख है कोटाबाग क्षेत्र में बीएससी एजी की शुरुआत। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, इसकी हमारे द्वारा तैयारी की जा रही है और जैसे कल कन्फर्म प्रोग्राम आता है हमारे द्वारा इसमें आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और जो भी पुलिस की व्यवस्था है वो की जाएगी। सर इसमें हमारे सीनियर अफसर है उनके द्वारा समय रहते मीडिया के माध्यम से मतलब प्लान को जो है भेजा जाएगा। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्राधिकरण लागू किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान नेताओं ने सरकार के फैसले को गरीब किसानों के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध भी जताया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेता दीप सती ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण लागू कर गरीब किसानों और ग्रामीणों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। बताया कल कोटाबाग में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और हम सब लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे इस पूरी कालाढूंगी विधानसभा में प्राधिकरण लागू किया गया है। ये पूरा क्षेत्र छोटे छोटे काश्तकारों का, छोटे छोटे किसान यहाँ पर रहते हैं और प्राधिकरण यहाँ पर कहीं भी उसका मुझे लगता नहीं, औचित्य लगता है। निश्चित रूप से कोई कॉमर्शियल कोई चीज ऐसी बन रही है उसमें प्राधिकरण का अगर वो लागू हो तो ठीक है, अगर भाई यहाँ पूरा किसानों का ये क्षेत्र है और इस जगह प्राधिकरण का लागू होना बिल्कुल तर्कसंगत कहीं से कहीं तक नहीं होता है। तो हमारा कल इसी मध्य कल हम बैलपलाव में सारे लोग यहाँ के पूरे जो हम सब लोग इसका आह्वान भी करते हैं कि जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, जो लोग हमारे कांग्रेस के लोग हैं और भी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित तो हर व्यक्ति हो रहा है इससे, तो कल बैलपलाव पर हम सब लोग इकट्ठा होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम का हम विरोध करेंगे और चाहेंगे कि प्राधिकरण तुरंत समाप्त हो। जी हो, पूर्व में ग्राम प्रधान रहे हैं इन्होंने, क्योंकि ये बैलपलाव में स्वयं निवास करते हैं, इन्होंने विरोध किया जैसे ही शासनादेश आया प्राधिकरण को लेकर। लेकिन ऊपर संबंधित उच्च नेताओं द्वारा और अधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम इस प्राधिकरण हटा देंगे, लेकिन लंबा अंतराल होने के बावजूद भी प्राधिकरण नहीं हटाया गया। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। अभी दीप सती जी द्वारा बहुत ही स्पष्ट शब्द में बोला गया
कि ग्रामीण परिवेश में प्राधिकरण की आवश्यकता क्या है। केवल मतलब शोषण करेंगे आप ग्रामीण जनता का, हर छोटी सी गौशाला बनाने से लेकर अन्य जो मीन्स कंस्ट्रक्शन होगा उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और कितनी सारी जटिलताएं हैं, और जो जटिलताएं भविष्य में आ सकती हैं हम डरे हुए हैं, क्योंकि जहां भी प्राधिकरण आया है वहां बहुत बुरी स्थिति है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, कल मुख्यमंत्री जी कोटाबाग आ रहे हैं, तो हम सब लोग एकत्र होंगे बैल पड़ाव में प्रातः 9 बजे, और स्वागत होगा उनका काले झंडों के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं और आह्वान भी करना चाहता हूं प्रत्येक जन से, क्योंकि ये किसी विचारधारा से संबंधित विरोध नहीं है, ये विरोध जो एक आम जनमानस को दिक्कत हो रही है उसका विरोध है। बताया देहरादून मुख्य सेवक सदन में मंथन 2025 का 5वां राष्ट्रीय नेता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम बिजनेस उत्तरायणी संस्था की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से देश का विकास हो रहा है। अपने आप में एक विशेष मुख्य सेवक सदन में किया है, और यह पाया है कुछ जो बातें सीखने देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंडी उद्यमों को भी एक सशक्त मंच देने का काम किया है, और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उत्तराखंडी उद्यमियों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कौशल विकास के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, साहित्य, शिक्षा और संस्कृत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ साथ उत्तराखंडी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नेशनल लीडर समिट का आयोजन भी इस संस्था के द्वारा किया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज इस समिट का 5वां संस्करण विशेष रूप से हमारी सभी मातृशक्ति को, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। नई दिशा देने का सराहनीय कार्य आप सबके माध्यम से हो रहा है, और हम सभी जानते हैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। चाहे महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, या उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को कठिन परिस्थितियों में चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, जनधन योजना के द्वारा पहली बार बहनों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना हो, स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना हो, लखपति दीदी योजना के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की सशक्त भागीदारी न हो। आज महिलाएं उद्योग से लेकर कला तक, शिक्षा से लेकर विज्ञान तक, और खेल से लेकर अनुसंधान तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर ओलंपिक के मंच तक, और राजनीति से लेकर सेना के मोर्चे पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आज महिलाएं अपने परिश्रम से, कौशल से और नेतृत्व क्षमता के बल पर जहां एक ओर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की प्रमुख बनकर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, वहीं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान महिलाएं दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह,
सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का, उनको विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों की एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी हम प्रदान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता, स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए एक मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने के लिए तथा हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय द्वारा स्पाइस बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी भी प्रारंभ की गई है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में लगभग 70,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। जहां अपना काम कर रही हैं, वहीं अनेकों लोगों को उनको भी साथ में जोड़कर उनके भी स्वरोजगार का साधन बना रही हैं। धराली में इंडियन गैस कंपनी के वितरण प्रणाली में एक बार फिर गड़बड़ी देखने को मिली है, जहां देवाल विकासखंड में एलपीजी गैस वितरण को कई गाड़ी में से घटतोली के सिलेंडर उपभोक्ताओं को वितरित किए जा रहे थे। शक होने पर उपभोक्ताओं ने वितरण से गैस सिलेंडरों का वजन कराया, जिसमें कई सिलेंडरों में 2 से 3 किलो तक गैस कम पाई गई। इस मामले से जुड़ा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक धराली स्थित इंडियन गैस गोदाम से के आसपास के इलाकों में गैस वितरण और सप्लाई का टेंडर मन्नू एंटरप्राइजेस के नाम से है और गोदाम के उपभोक्ताओं तक गैस वितरण की जिम्मेदारी भी मन्नू एंटरप्राइजेस के नाम पर है। भगवानपुर के मोहितपुर गांव स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से तनाव का माहौल पैदा हो गया। आरोप है कि एक युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया, जिसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है। 23 अगस्त को चमोली के धराली में आई आपदा की वजह से स्वास्थ्य केंद्र सहित कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। उस वक्त कहा गया था कि जल्द से जल्द सभी को मुआवजा दिया जाएगा और स्वास्थ्य केंद्र को जल्द नए रूप में बना दिया जाएगा, लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। लिहाजा शहर के लोग आक्रोशित हैं। उत्तराखंड में नेता से लेकर अधिकारी तक सबके सब सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं या सीएम के आदेश को भी जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चमोली में थराली की जनता को आपदा के 4 महीने बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में शासन प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। अगस्त महीने में चमोली के थराली में आई आपदा की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पंचायत भवन में अस्पताल को शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त कहा गया था कि जल्द से जल्द पुराने अस्पताल को न सिर्फ ठीक कर दिया जाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन अस्पताल की दीवार अभी तक नहीं बनी है।
तो अभी जो आपदा आई थी उसके बाद जो सीएससी है हमारा, ये जिला पंचायत वाली बिल्डिंग में जो चल रहा है, हमने शासन प्रशासन और सरकार को भी इसके बारे में सूचना दी है कि जल्द से जल्द जहाँ पे पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था ये पुनः वहाँ पर संचालित हो। इसके लिए कल हमने एसडीएम साहब को भी एक विज्ञापन दिया है, सीएमओ साहब से बात हुई है, डीएम साहब को भी हमने इसके बारे में संपर्क किया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि अभी जैसे सीएससी के पीछे मलबा सफाई का कार्य लग चुका है, इसके बाद इसमें दीवार के लिए टेंडर टुंडर होंगे, उसके बाद पुनः हम हॉस्पिटल को यहीं पे पुनः जहाँ पे पुरानी जगह पे हॉस्पिटल था वहाँ पे संचालित किया जाएगा। अगर यह नहीं होता है तो थराली की समस्त जनता, थराली ब्लॉक की पूरी समस्त जनता, देवाल की समस्त जनता, नारनबगड़ की समस्त जनता एक उग्र आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेगी। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि क्षतिग्रस्त सामुदायिक स्वास्थ्य में पर्चा कटता है और अल्ट्रासाउंड के लिए 400 मीटर की दूरी तक पैदल चलकर मरीजों को जाना पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है, क्योंकि पहाड़ों में 400 मीटर की दूरी सफर करना आसान नहीं होता। अब गुस्साए थराली वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपने बहुत अच्छा, यहाँ पे जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको जो आपदा आई थी इस बीच में ये जिला पंचायत की बिल्डिंग पे शिफ्ट हो चुका था, तो हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाए और ये बहुत बड़े क्षेत्र को ये हॉस्पिटल जो है कवर करता है। आज लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आए हैं और इससे पहले भी हमारे माननीय विधायक जी ने जिलाधिकारी महोदय से बातचीत की थी कि आप यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट करें करके, लेकिन पता नहीं क्यों विलम्ब हो रहा है। और जो आपदा में दीवारें टूट चुकी थी उनका कार्य भी यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है, तो हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि यथाशीघ्र यहाँ पे हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए। थराली में उप जिला चिकित्सालय और अल्ट्रासाउंड की घोषणा 2 वर्ष पूर्व ही मुख्यमंत्री धामी ने चेपड़ों में आयोजित शौर्य महोत्सव में की थी, लेकिन अब 2 वर्ष बाद भी उप जिला चिकित्सालय के नाम पर एक ईंट न लग पाने और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध न हो पाने से स्थानीय खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से है और आप पत्रकारों के माध्यम से भी सरकार को और प्रशासन को और सीएमओ चमोली को भी बार बार सूचित किया जा रहा था और ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ पर लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। जो अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें उचित उपकरण नहीं है और लोगों को वहाँ से रेफर किया जा रहा है। जो भी हमारे डिलीवरी वाली केसेस आ रहे हैं उनको नारायणबगड़ और नारायणबगड़ से आगे हायर सेंटर रेफर कर दिया जा रहा है। और एक्सरे को लेकर के हैं, एक्सरे को लेकर के लोग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रहा है कि यहाँ पर एक्सरे हो रहे हैं, उसके बाद उनको यहाँ से बोला जा रहा है कि आप डॉक्टर से परमिशन लीजिए, तो फिर वो लोग जिला पंचायत की भवन में जा रहे हैं, अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र में जा रहे हैं, वहाँ से परमिशन डॉक्टर से ले रहे हैं और फिर वापस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं, तब उनका एक्सरे किया जा रहा है। तो इतनी लंबी प्रोसेस हो रही है और इसमें लोगों को समस्या हो रही हैं जो भी वहाँ पर एक्सरे कराने आ रहे हैं या अन्य जो भी लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं जो यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ कि अगर 1 हफ्ते के भीतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट नहीं होता है तो थराली की संपूर्ण जनता के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। थराली की जनता सड़कों पर होगी और इसका पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और शासन प्रशासन की होगी। ये हमारी चेतावनी सरकार और शासन प्रशासन के लिए है। इन समस्याओं के बीच दूसरी बड़ी बात यह है कि अब एसडीएम को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा, तो इस बात का जिक्र किया गया है कि आपदा में जिसका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसे भी आज तक मुआवजों की राशि नहीं दी गई। राज्य के मुख्य और कैबिनेट के कई मंत्री आपदा के बाद मौके पर पहुंचे थे और जल्द मुआवजा देने की बात कही थी, जो अब तक फाइलों में गुम है। राज्य के मुखिया से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये स्थानीय लोगों के बयानों से समझा जा सकता है। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आमजन आंदोलन को तैयार है। देखने वाली बात होगी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करने वाली सरकार और स्वास्थ्य महकमे थराली के बीमार अस्पताल का कितना और कब तक बेहतर इलाज कर पाता है। थराली से मोहन गिरी की रिपोर्ट। मीडिया के सवालों पर उत्तराखंड के हरिद्वार में जिलाधिकारी से लेकर खनन अधिकारी तक के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। खनन माफिया रात के अंधेरे में नदी का सीना चीर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि डीएम से लेकर एसडीएम तक कह रहे हैं कि जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाती है।
देखिए ये समय समय पर ये शिकायत आती रहती है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं हरिद्वार के जितेंद्र कुमार, या कह सकते हैं कि खनन माफियाओं के साथ इनकी मिलीभगत भी संभव है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले जब खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी तब भी इनके पास कहने को कुछ नहीं था और आज भी कहने को कुछ नहीं है। देखिए ये समय समय पर ये शिकायत आती रहती है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। खनन विभाग और तहसील की टीम द्वारा भी लगातार वहाँ पे अपनी उपस्थिति रात को भी डायरेक्शंस हैं कि वो वापस जाएं और बीच में इस पे कार्रवाई भी की गई है और लगातार हमारे जो तहसील की टीम है उसको भी हमारे डायरेक्शंस हैं कि इस एरिया पे विशेष फोकस है। हैरानी की बात यह है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं और हरिद्वार में जितेंद्र कुमार जैसे अधिकारी खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही। जिला मुख्यालय के ठीक पास नदियों से मिट्टी और बालू का दोहन हो रहा है। प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई का नामो निशान तक नहीं है। देखिए इस पर जैसे कि मैंने बताया कि एक डेडिकेटेड टीम तहसील की भी बनाई गई है जिसको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि लगातार वहाँ पे वो अपनी गतिविधि बनाए रखें और बीच में कार्रवाई भी हुई है और आगे भी इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय से कुछ दूर रोजाना देर रात ट्रैक्टर ट्रोलियों के जरिए नदी से मिट्टी और बालू निकाली जा रही है और ये वाहन कॉलोनियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस दोनों ही मौन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आरोप ये भी है कि माफियाओं और पुलिस के बीच मिलीभगत के चलते कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित रह गई। तो देखिए जो अवैध खनन पे जो वाहन पकड़े जाते हैं उन पे चालान की कार्रवाई होती है और उसको एक धरना से जमा करवा के फिर वो छुड़वा सकते हैं। ये चूंकि नियम में है तो ये कार्रवाई इसमें की जाती है। देखिए आप विशेष कोई स्थान है तो वो बता दीजिए, उसकी जांच करवा लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब कई स्थानों पर डंपर भी खनन में शामिल हो चुके हैं। माइनिंग विभाग ने कुछ वाहनों को जरूर सीज किया था, लेकिन अवैध खनन अगले ही दिन फिर शुरू हो गया। जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो वही तयशुदा जवाब दिया गया, जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई होगी, मगर जमीनी हालात बताते हैं कि ये खेल अपने चरम पर है। तो फिर अधिकारी फोन उठाने से भी कतराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।